हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने साइन जीरो साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू निकालना सीख लिया था और बता भी दिया था कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 ही क्यों होती है और 30 की वैल्यू 1/2 ही क्यों होती है और साइन जीरो की वैल्यू 0 ही क्यों होती है। ओके फ्रेंड, अब हम बात कर रहे थे 45 की बात। तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल तैयार किया, जिस राइट एंगल का नाम है समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। सम जो है समकोण त्रिभुज का तात्पर्य हो कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके फ्रेंड, यदि हमने मान लिया कि ये हमारी 10 इकाई है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा 10 इकाई है, तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा फ्रेंड? अगर हमारे 10 इकाई तो इनका कर्ण हो जाएगा, आप पाइथागोरस में फॉलो करेंगे। यहाँ पर होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, किसी एक एंगल के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाना है, 100 हो जाएगा 200 200 हो जाएगा। जो फैक्टर निकलेंगे वो हमारे हो जाएंगे 10√2। तो इसकी जो वैल्यू आनी हमारी फ्रेंड वो आनी हमारी 10√2। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर हम चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें साइन 45 की, तो 45 ये लगाएंगे। तो यहाँ पे साइन 45, तो साइन 45 ज्ञात करने के लिए चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी सी, तो परपेंडिकुलर वाली भुजा जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड ए बी, और हाइपोटेन्यूज हमारी हो जाएगी ए सी। तो ए बी की जो वैल्यू हमारी वैल्यू है 10 और इसकी जो वैल्यू हमारी 10√2, 10 से 10 कैंसिल हो जाना है, तो हमारा फाइनल बचना है साइन 45 की जो वैल्यू आएगी फ्रेंड वो हमारी क्या आ जानी है 1/2, 1/2। तो हमारी साइन 45 की वैल्यू आ गई। ओके फ्रेंड, अब जस्ट हम बात करते हैं 90 की। तो 90 की बात करने के लिए फ्रेंड हम क्या करते हैं, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे राइट एंगल बनेगा नहीं, बाकी हम बनाना चाहेंगे। तो हमें यहाँ पर कौन बना है 90। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर फिलहाल हमें इमेजिन करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमें इमेजिन करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर 90 बनाना तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस कोण को या इस वाली भुजा को जस्ट पास में लानी पड़ेगी। अगर ये भुजा हमारी पास में आएगी तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमारे 45 है, अगर इसको हम जस्ट नीचे लाएंगे, जस्ट इसमें बाजू लाएं तो यहाँ पर 45 का जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, या फिर ये बात करो कि जो थीटा होगा, या फिर ये बात करो कि ए वाली जो वैल्यू है 45 की, अगर इसको हमने थोड़ा नीचे किया तो ये वैल्यू थोड़ी थीटा घटेगी। अगर वहां पर घटा तो यहाँ पर बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 45 थीटा माइनस होगा तो यहाँ पे 45 प्लस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो 45 था उसका प्लस होगा। अगर इसको हम थोड़ा और माइनस करेंगे, अगर इसको 45 थोड़ा और किया, आई मीन 40 करेंगे, या 40 इन द सेंस पहले 40 किया, अब हम 35 करने वाले हैं। अगर यहाँ पर 35 करेंगे तो यहाँ पर 65 हो जाना है। ओके फ्रेंड, नो 55 हो जाना है, 55 हो जाएगा। अगर इसको और नीचे करें, अगर हमारे यहाँ 30 हुआ तो यहाँ पे 60 हो जाना है। अगर और पास में करेंगे तो यहाँ पर अगर वैल्यू हमारी 20 हुई तो यहाँ पे 70 हो जाना है। अगर और वैल्यू पास में अगर 10 हुआ तो यहाँ पे 80 हो जाना है। और अगर बाय द वे इसी के जस्ट लंबवत कर देंगे तो यहाँ की वैल्यू 0 होने की कंडीशन से हमारी 90 हो जाए। तो हम क्या करें कि बिंदु सी को हम जस्ट बी के यहाँ ले गए, तो बी के यहाँ ले जाने से फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी को हम बी के यहाँ ले गए तो सी भी जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू सी 0 हो जानी है। ओके फ्रेंड, तो हमारा जो कर्ण है, सॉरी जो हमारा आधार था, आधार इक्वल टू 0 हो जाना है। ओके फ्रेंड, तो नो आधार 0 हो जाना है, आधार 0 हो जाना है। और यहाँ पे जो कर्ण है वो लंब के इक्वल हो जाना है। जो हमारा कर्ण था, कर्ण लंब के बराबर हो जाना है, आई मीन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाना है। ऐसी सिचुएशन जब यहाँ पे 90 एंगल क्रिएट करेंगे तो हम जानते हैं चूंकि साइन 90 इक्वल टू या साइन 90 का जो थीटा बनेगा वहां पर लंब बटे कर्ण आता है, लंब बटे कर्ण। और चूंकि हम जानते हैं लंब और कर्ण एक दूसरे इक्वल आ रहे हैं तो किसी भी की प्लेस की लंब की प्लेस पे कर्ण रख देंगे अपॉन कर्ण, तो
कर्ण से कर्ण कैंसल होने की कंडीशन पर साइन 90 जो देगा वो हमें 1 वैल्यू देगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पर 90 की वैल्यू भी क्रिएट हो गई कि हमें साइन 90 की वैल्यू कैसे बनी होगी। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है, 30 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, 45 की वैल्यू 1/2 क्यों होती है, 60 की वैल्यू √3/2 क्यों होती है और 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है। इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लिया है। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार ओके फ्रेंड, तो हमने साइन की बात कर ली है। अब चर्चा करते हैं कोसाइन पे। अब चर्चा करते हैं कोसाइन पर। तो जस्ट अगर आपने साइन की वैल्यू ज्ञात कर ली है तो कोसाइन की वैल्यू बहुत इजी है। तो साइन साइन की तो आपने समझ ली। अब कोसाइन की याद करना, तो जस्ट साइन की अपोजिट होती है। अपोजिट इन द सेंस वैसे अपोजिट नहीं होती है। जो साइन 0 की वैल्यू, जो साइन यहाँ पे अगर cos 0 की वैल्यू याद करना है तो जी साइन 90 के इक्वल होती है। और साइन 90 के इक्वल क्यों होती है इसको हम पिछली तो आने वाली क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ओके फ्रेंड, आने वाले समय में फिलहाल यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो cos की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी cos 0 की वैल्यू 1 और cos 30 की वैल्यू 60 के इक्वल होगी तो जो होगी √3/2 और जो 45 की वैल्यू होगी तो √1/2। इसको जस्ट ऐसे लिखना है। और 60 की वैल्यू 30 के इक्वल और 90 की वैल्यू 0 के इक्वल, आई मीन 0 डिग्री के इक्वल। ओके फ्रेंड, तो cos की वैल्यू ये हो गई। अब इसी प्रकार tan की वैल्यू ज्ञात करना है। तो जनरली हम जानते थे यहाँ पर अगर हमारा ये राइट एंगल है, अगर ये हमारा राइट एंगल ये हमारी हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर ये हमारा बेस हुआ करता था, तो इसमें हम जानते थे कि जो साइन थीटा हुआ करता था, अगर यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा जो हुआ करता था वो होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो कॉस थीटा हुआ करता था वो होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा जो हुआ करता था वो हुआ करता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके फ्रेंड, ये हमारा देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे क्रिएट हुआ होगा आप जैसे समझे कि इसको हम जनरली लिख देंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम P अपॉन H अपॉन B अपॉन H जनरली लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें H का भाग दिया तो इसमें भी H का भाग दिया। आई मीन पहले का जो सिचुएशन थी वो संतुलित या उसको बैलेंस। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो पहले की सिचुएशन है वो अनबैलेंस हो जाए। तो बैलेंस है कि अगर हमने ऐसे डिवाइड किया तो ऐसे ऑलरेडी पहले से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ऐसे डिवाइड तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कट जाना। आई मीन पहले की कंडीशन जो थी हमारी बैलेंस में बनी रहेगी, संतुष्ट रहेगी। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि P अपॉन H जो होता है फ्रेंड वो होता है साइन थीटा और B अपॉन H जो होता है फ्रेंड वो होता है कॉस थीटा। तो जनरली लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके फ्रेंड, तो tan थीटा जो बनता है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार हम बाई प्रोसीजर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 अपॉन 1 क्योंकि साइन बटे कॉस tan होता है तो 0 अपॉन 1 होता है फ्रेंड 0। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार 1/2 अपॉन
रूट ऑफ 3/2, 1/2 अपॉन रूट ऑफ 3, तो इसको हम माइनस भाग करेंगे तो 1/2 अपॉन रूट ऑफ 3/2। तो जनरली हम जानते हैं कि बटे की अपॉन की अपॉन में नहीं लिखा करते, उसको जस्ट अपोजिट करके मल्टीपल कर देते हैं। तो 1/2 मल्टीपल ऑफ जो 3/2 था, रूट ऑफ 3/2 था, उसको हम 2/√3 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाना, तो इसकी वैल्यू 1/√3 हो जानी है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाना है। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार अब इसको कैंसिल करेंगे, रूट ऑफ 3/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, तो बस सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगी। रूट ऑफ 3/2 मल्टीपल ऑफ जो 1/2 था, तो उसको हम लिखेंगे 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, तो रूट ऑफ 3/1, तो 1 जनरली लिखते नहीं है, यहाँ पे जो रहेगी रूट ऑफ 3 रहेगी। अब 1/0, 0 अपॉन एनी नंबर, अगर 0 अपॉन कोई भी नंबर हो तो उसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है। बट अभी 1/0 या फिर समथिंग नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर हो अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है अपरिभाषिक। क्या हो जाती है फ्रेंड? अपरिभाषिक, जिसे बोलते हैं इंफिनिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं इंफिनिटी। ओके फ्रेंड, तो समथिंग अपॉन 0 या फिर कोई भी नंबर 1/0 इंफिनिटी नहीं होता है, कोई भी नंबर अपॉन 0 उसको, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी घटक यहाँ पे परिभाषित नहीं कर पाया है कि इसकी जो वैल्यू 0 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू निश्चित वैल्यू 0 होती है। नो, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब किसी संख्या को या कोई बात को गलत में ऐसा जाना है कि रेखाओं को नहीं जाना जाता है, तो हम जानते हैं जैसे दो समपाती रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, कोई अगर दो समांतर रेखाएं तो इसको अंधेरे में जाके छोड़ दिया जाता है, मान लेते हैं कि ये अनंत पर प्रतिच्छेद करती होंगे। ओके फ्रेंड, तो वही मसला यहाँ का है कि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू अपरिभाषित। यहाँ की कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम इसको अपरिभाषित से डिनोट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो 1/0 अपरिभाषित, जस्ट यहाँ पर भी देख लिया। अब आपको आना है जस्ट इनकी अपोजिट होकर, तो अपोजिट तो अपोजिट ही होते हैं, जनरली हम जानते थे जो साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण। और अगर हम लंब को परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस की प्लेस पे और हाइपोटेन्यूस को परपेंडिकुलर की प्लेस पर कर देंगे तो वो एक नया त्रिकोणमितीय फलन बन जाता है। उस नए त्रिकोणमितीय फलन को हम बोलते हैं कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट। तो जस्ट यहाँ पे हो जाता है जो कोसेक थीटा जो होता था फ्रेंड, वो होता था अपना हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पे अपोजिट है, तो अगर इनका मल्टीपल करें, आई मीन इनका दोनों का मल्टीपल किया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कोसेक थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इंटू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। इनकी जो वैल्यू हो जानी है फ्रेंड, वो क्या हो जानी है? 1 हो जानी है। या फिर ये बोलेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके फ्रेंड, तो इसी बेस पर जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी वो साइन थीटा या कोस 0 की जो वैल्यू होगी वो साइन 0 के अपोजिट की होगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो फ्रेंड 1 होगा, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 0/1 तो साइन 0 की वैल्यू होती थी, तो यहाँ पे कोसेक 0 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? 1/0। तो वही कंडीशन को ऐसी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो 1/0 क्या होता था फ्रेंड? अपरिभाषित। इसी प्रकार 1/2 का अपोजिट होगा 2/1, आई मीन 2। ओके फ्रेंड, जस्ट इसी प्रकार इसमें करेंगे। 1/√2 का अपोजिट क्या होगा फ्रेंड? रूट ऑफ 2/1, आई मीन रूट ऑफ 2। इसी पर रूट ऑफ 3/2 का अपोजिट होगा 2/√3 एंड 1/1 कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/1 का अपोजिट 1 ही होता है। ओके फ्रेंड, तो ये हो गई कोसेक ए की वैल्यू। इसी प्रकार सेक ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सेक जो होता है हमारा कॉस का अपोजिट होता है, क्योंकि जो कॉस की वैल्यू होती थी फ्रेंड वो हमारी होती थी
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो जस्ट इसका अपोजिट, तो 1 का अपोजिट हो जाता है, बट 1/1 का अपोजिट 1 ही होता है, और √3/2 का अपोजिट होगा 2/√3। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार यहाँ पर 1/√2 का अपोजिट होगा √2, एंड 1/2 का अपोजिट होगा 2, एंड 0 का अपोजिट हो जाएगा आपका ये पास। ओके फ्रेंड, तो आपको यहाँ समझ में आया होगा, जिस प्रकार हमने साइन का अपोजिट किया था वो कॉस बन गया। इसी प्रकार जो कॉसेक की जो वैल्यू निकली है, जस्ट उसकी अपोजिट सेक की वैल्यू देखो 90 सेक पर। जो कॉसेक 90 की वैल्यू हुआ करती थी वो सेक 0 की वैल्यू हुआ करती है, जो कॉसेक 60 की वैल्यू हुआ करती थी वो सेक 30 की वैल्यू हुआ करती है, जो कॉसेक 45 की वैल्यू वही सेक 45 की, जो कॉसेक 30 की वैल्यू होती थी वही कॉसेक 60 की वैल्यू होती है, जो 0 डिग्री की कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हुआ करती थी वही कॉसेक 90 की वैल्यू हुआ करती थी। ओके फ्रेंड, अब इसी बात पर हम चर्चा कर लेते हैं tan की। तो tan होता है जस्ट अपोजिट कॉट, तो कॉट होता है वो होता है tan का अपोजिट। तो 0/1, 0/1 तो 0 होता है, बट 1/0 इसी बार 1/√3 का अपोजिट हो जाएगा √3, और 1/1 का अपोजिट 1 हो जाना है, और √3 अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसका हो जाना है 1/√3, एंड फ्रेंड इन्फिनिटी अपॉन क्या होगा फ्रेंड। तो चूंकि हम जानते थे कि एनी नंबर या 1/0 को हमने क्या बोला था फ्रेंड, 1/0 को बोला था हमने अपरिभाषित या इनफिनिटी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको इसकी प्लेस पर कर देते हैं और इसको इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ इन दोनों का स्थान अदला बदली कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाना है फ्रेंड, 1/∞ इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप खुद जानते हो कि किसी भी नंबर को अपरिभाषित से डिवाइड करने पर उसकी जो वैल्यू आती है फ्रेंड वो क्या आती है, 0। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर cot 90 की जो वैल्यू आनी है वो फ्रेंड वो आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप लोगों को समझ में आया होगा।